यहाँ आपके लिए एक रोचक तथ्य है। हमारी वृक्क हमारे शरीर के रक्त को दिन में कई बार निस्यंदित करती है और ऐसा करते समय वृक्क लगभग 180 लीटर निस्यंद उत्पन्न करती है, जिसका मतलब है कि वृक्क दिन में लगभग 180 लीटर मूत्र बनाती है। क्या हम वास्तव में इतनी मात्रा में मूत्र त्याग करते हैं? अगर ऐसा होता तो हम हमेशा बाथरूम में ही फंसे रहते, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम केवल 800 से 1200 मिलीलीटर मूत्र ही त्यागते हैं। तो ये संख्या यानी 180 लीटर घटकर 1.2 लीटर कैसे हो जाती है? इसका सारा श्रेय आपकी वृक्क में मौजूद वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन को जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि हमारा शरीर अपने संसाधनों को बर्बाद करना पसंद नहीं करता। जो भी पानी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, आयरन या ग्लूकोज है, हमारे शरीर उन्हें संरक्षित करने की कोशिश करता है क्योंकि इन्हें बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए वृक्क ये सुनिश्चित करते हैं कि इन संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा निस्यंद से फिर से परिसंचरण में अवशोषित हो जाए, जिससे केवल 800 से 1200 मिलीलीटर मूत्र का उत्पादन होता है। अब इस पूरी प्रक्रिया का प्रतिधारा गुणन यानी कि काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन से क्या संबंध है? हमने पिछले वीडियो में वृक्काणु के विभिन्न भागों को देखा था। मैं यहाँ संरचनाओं की बारीकियों में नहीं जाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में हम वृक्काणु के नलिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें समीपस्थ संवलित नलिका यानी कि प्रॉक्सिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, हेनले पाश यानी कि लूप ऑफ हेनले है, दूरस्थ संवलित नलिका यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी है, और साथ ही में संग्रह नलिका जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं वो भी शामिल है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वृक्काणु वल्कुट यानी कि कॉर्टेक्स से लेकर मध्यांश यानी कि मेड्यूला तक फैला होता है। कुछ वृक्काणु मध्यांश में गहराई तक जाते हैं, जबकि कुछ केवल मध्यांश के किनारे तक ही सीमित होते हैं। लेकिन जो भी हो, अगर आप वृक्काणु की संरचना पर ध्यान दें तो हेनले पाश हमेशा मध्यांश में ही पाया जाता है। ये बहुत ही विशेष कारण से होता है। इस कारण पर पहुंचने से पहले आइए अंतरालीय द्रव यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को समझें। अंतरालीय स्थान क्या है? ये वृक्काणु के चारों ओर की जगह है। इस अंतरालीय स्थान की ऑस्मोलैरिटी वल्कुट से मध्यांश की ओर नीचे जाते समय बढ़ती जाती है। ये वल्कुट में या फिर वल्कुट और मध्यांश के संगम के पास लगभग 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर से शुरू होती है। लेकिन जैसे जैसे हम मध्यांश की ओर बढ़ते हैं, अंतरालीय द्रव की ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाती है। इसका मतलब है कि मध्यांश में विलय यानी कि सॉल्यूट की उच्च सांद्रता है, और क्योंकि ये विलय आमतौर पर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि मध्यांश बहुत नमकीन होता है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर देने के लिए आइए निस्यंद की यात्रा का अनुसरण करें, जहां ये बोमन संपुट छोड़कर समीपस्थ संवलित नलिका में पहुंचता है। समीपस्थ संवलित नलिका में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों सहित कई विलेय अंतरालीय स्थान में फिर से अवशोषित हो जाते हैं। तो हेनले पाश के अवरोही भुजा यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब में जो निस्यंद प्रवेश करता है, वो वास्तव में तनुमूत्र होता है। तनुमूत्र यानी कि डाइल्यूट यूरिन। अगर आप सोचें तो यदि आप पानी को नहीं हटा रहे हैं और केवल विलय को हटा रहे हैं तो घोल अधिक पतला हो जाएगा, है ना? तो अवरोही भुजा में जो पहुंचता है वो एक तनुमूत्र है। अब अवरोही भुजा यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब में ऐसे पथ होते हैं जिन्हें हम एक्वापोरिन कहते हैं। ये एक्वापोरिन और हेनले पाश का अवरोही भुजा केवल पानी के प्रति पारगम्य होता है और सोडियम, पोटेशियम या किसी अन्य इलेक्ट्रोलाइट के लिए पारगम्य नहीं होता। इसलिए जब तनुमूत्र अवरोही भुजा तक पहुंचती है और एक्वापोरिन के कारण बहुत सारा पानी अंतरालीय स्थान में पुनः अवशोषित हो जाता है। अब क्योंकि हम केवल पानी को हटा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट को नहीं,
तनु मूत्र अधिक सांद्रित यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। जैसे जैसे पानी को हटाया जाता है, निस्यंद में विलय की सांद्रता बढ़ती जाती है, जिससे मूत्र अधिक सांद्रित हो जाती है। जिसके बाद निस्यंद हेनले पाश के आरोही भुजा यानी कि असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की ओर बढ़ता है। अब आरोही भुजा की पारगम्यता अवरोही भुजा से उल्टी होती है। ये सोडियम के प्रति पारगम्य है, लेकिन पानी के प्रति नहीं। हमने अभी सीखा कि मध्यांश में उच्च सांद्रता यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन है। ये बहुत नमकीन है क्योंकि ऑस्मोलैरिटी अधिक है। लेकिन यदि आप आरोही भुजा के निस्यंद और अंतरालीय स्थान के विलय की सांद्रता की तुलना करें, तो अंतरालीय स्थान में इन इलेक्ट्रोलाइट्स की सांद्रता अधिक है। इसका मतलब है कि यहाँ आयन की सांद्रता अधिक है, लेकिन इसके बावजूद सोडियम को आरोही भुजा से अंतरालीय स्थान में ऊर्जा की मदद से सक्रिय रूप से पुनः अवशोषित किया जाता है। अब हम पानी को घोल से नहीं हटा रहे हैं, केवल विलेय यानी सोडियम को हटा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ वास्तव में मूत्र को तनु बना रहे हैं। ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है ना? पहले इसे सांद्रित किया और अब इसे तनु बना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक कारण है। पानी हमेशा अपनी सांद्रता प्रवणता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार परासरण यानी कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से चलता है। इसलिए अवरोही भुजा से पानी को अंतरालीय द्रव में पुनः अवशोषित करने के लिए निस्यंद के अंदर पानी की सांद्रता अधिक होनी चाहिए और अंतरालीय स्थान में कम। इसके विपरीत इसका मतलब ये है कि विलय की सांद्रता निस्यंद के अंदर कम होनी चाहिए और अंतरालीय स्थान में अधिक। मध्यांश को अधिक सांद्रित बनाने के लिए यानी मध्यांश में विलय और इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता बढ़ाने के लिए, ताकि अधिक से अधिक पानी को एक्वापोरिन के माध्यम से बाहर निकाला जा सके, सोडियम को आरोही भुजा में सक्रिय रूप से पुनः अवशोषित किया जाता है। तो ये पूरा कारण है कि क्यों आरोही भुजा में सोडियम को सक्रिय रूप से पुनः अवशोषित किया जाता है, ताकि मध्यांश अधिक सांद्रित हो सके और अवरोही भुजा से अधिक पानी बाहर निकाला जा सके। यही कदम 180 लीटर निस्यंद को घटाकर लगभग 1.2 लीटर तक ले आता है। ये वही प्रक्रिया है जो प्रतिधारा गुणन यानी कि काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन का प्रतिधारा हिस्सा बनाती है, क्योंकि निस्यंद दो अलग अलग दिशाओं में चलता है, एक अवरोही भुजा में नीचे की ओर और फिर आरोही भुजा में ऊपर की ओर। यही प्रतिधारा का हिस्सा बनता है। अब बात करें गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन की, तो गुणन इस बात से आता है कि अवरोही भुजा और आरोही भुजा में द्रव की ऑस्मोलैरिटी के बीच अंतर होता है। शुरुआत में अवरोही भुजा और आरोही भुजा के निस्यंद की ऑस्मोलैरिटी में अंतर लगभग 20 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर होता है, लेकिन जैसे जैसे अधिक तरल अवरोही भुजा में प्रवेश करता है और अधिक पानी बाहर निकलता है और तरल आरोही भुजा में धकेला जाता है, जहां से अधिक मात्रा में सोडियम बाहर निकाला जाता है, सांद्रता प्रवणता या ऑस्मोलैरिटी का अंतर बढ़ता रहता है। तो यदि शुरू में अंतर 20 है, तो ये धीरे धीरे बढ़कर 40, फिर 80 और शायद 100 तक पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है कि हेनले पाश के अवरोही और आरोही भुजा में सांद्रता गुणात्मक रूप से बढ़ रही है। यही कारण है कि पानी के पुनः अवशोषण की इस प्रक्रिया को प्रतिधारा गुणन कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा विरोधाभासी है। हम अवरोही भुजा में मूत्र को अधिक सांद्रित बना रहे हैं, लेकिन आरोही भुजा में उसे अधिक तनु कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमारे पास अभी भी संग्रह नलिका यानी कि कलेक्टिंग डक्ट है, जो मूत्र को और अधिक सांद्रित बनाने में मदद करती है। संग्रह नलिका केवल पानी के लिए ही नहीं, बल्कि यूरिया के लिए भी पारगम्य होती है। याद रखें कि जब मूत्र दूरस्थ संवलित नलिका में पहुंचती है, तब वो हेनले पाश से तनु होकर आती है। दूरस्थ संवलित नलिका पुनः अवशोषण में बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाती है। इसके बजाय ये श्रावण यानी कि सिक्रीशन में शामिल होती है, जहां कई पदार्थ अंतरालीय द्रव से निस्यंद में डाले जाते हैं।
इसलिए जब तक मूत्र संग्रह नलिका तक पहुंचती है, ये और अधिक सांद्रित हो जाती है, क्योंकि दूरस्थ संवलित नलिका ने इस निस्यंद में कई पदार्थ जोड़ दिए होते हैं। अब जब निस्यंद संग्रह नलिका तक पहुंचता है, तो अधिक पानी अंतरालीय स्थान में पुनः अवशोषित हो जाता है। संग्रह नलिका में मौजूद निस्यंद में यूरिया भी होता है। जैसे जैसे अधिक पानी संग्रह नलिका से बाहर निकलता है, निस्यंद के अंदर यूरिया की सांद्रता बढ़ती जाती है। इस प्रकार यूरिया के लिए भी एक सांद्रता प्रवणता बनता है। इस संग्रह नलिका में थोड़ी मात्रा में यूरिया भी अंतरालीय स्थान में प्रवेश करती है। अब आप सोच सकते हैं कि यूरिया तो हमारे नाइट्रोजन अपशिष्ट यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो चयापचय का परिणाम है। तो इसे अंतरालीय स्थान में पुनः अवशोषित करने का क्या उद्देश्य है, जबकि इसे बाहर निकालने के लिए ही हम इसे मूत्र में भेज रहे हैं? इसका उत्तर ये है कि यूरिया भी मध्यांश के सांद्रता प्रवणता में योगदान देता है। ये अवरोही भुजा के हिलने पाश से पानी के पुनः अवशोषण को बढ़ावा देने के लिए मध्यांश को अधिक सांद्रित बनाता है। यही कारण है कि हमारा शरीर यूरिया की थोड़ी मात्रा को सहन कर सकता है। तो ये है पूरी प्रक्रिया प्रतिधारा गुणन की, जहां हिलने पाश के अवरोही भुजा में पानी पुनः अवशोषित होता है और आरोही भुजा में सोडियम सक्रिय रूप से पुनः अवशोषित होता है। शुरुआत में मूत्र अधिक सांद्रित हो जाती है और फिर अधिक तनु होती है, लेकिन संग्रह नलिका के माध्यम से मूत्र का अंतिम सांद्रण इस तरह से समायोजित किया जाता है कि पानी और यूरिया दोनों अंतरालीय स्थान में पुनः अवशोषित हो सके। अगले वीडियो में हम इस पानी, सोडियम और अन्य पदार्थों के साथ क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे, जो अंतरालीय स्थान में पुनः अवशोषित हो चुके हैं। हम उस प्रक्रिया को देखेंगे जिसे प्रतिधारा विनिमय यानी कि काउंटर करंट एक्सचेंज कहा जाता है।